नमस्कार आप सभी को द फोरम क्लब पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच में है डॉक्टर दीप्ति मैम, जिनसे आज हम बात करने वाले हैं खाने के बारे में कि खाना कितना ज़रूरी है हमें स्वस्थ रखने के लिए और हमारे स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए। तो इसके ऊपर हम पूरे आज इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल मैम से चाहूँगा कि आप अपने बारे में दर्शकों को बताएं। थैंक यू सो मच अमन एंड 4am क्लब फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति भार्गव है और मैं होम्योपैथिक डॉक्टर होने के साथ साथ एक आहार विशेषज्ञ या जिसको हम न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं वो भी हूँ। और खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सभी को पता है कि बिना खाने के तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। बट वही चीज़ है कि हम कितना अच्छे से खाएं और कितना हेल्दी खाएं, उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं होती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे कि ये जो संतुलित आहार, बैलेंस डाइट जिसको बोला जाता है, जिसमें आपका पूरा खाना आ जाता है कि हाँ, आपके शरीर के लिए ये चीज़ों की ज़रूरत है और हम उसको ऐसे-ऐसे ले सकते हैं। तो वो बैलेंस डाइट क्या है? संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार का जो प्रपोर्शन है या जो उसके समीकरण है वो बहुत ही आसान होते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारे आहार में कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हैं वो हम जनरली लेते हैं। तो सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर के लिए एनर्जी या शक्ति जो प्रदान करनी है चीज़ों को करने के लिए वो ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है प्रोटीन और उसके बाद तीसरा होता है फैट। प्रोटीन जो है वो हमारे मसल्स के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे बॉडी के सारे सेल्स जो हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन से ही बने हुए हैं। दूसरा फैट जो है वो फैट हमारे और भी कई चीज़ों में काम आता है, जैसे कि कोई एक विटामिन है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर यदि ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए काम आता है। हमारा जो फैट है वो बॉडी में एक तरीके से एनर्जी का एक संग्रहण होता है ताकि कभी हम बीमार पड़े या फिर हम कभी किसी चीज़ की वजह से हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है तो उस फैट से एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी में मिलने लगे। तो उसका कुछ संग्रहण हमारी बॉडी में ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये बॉडी में फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के 3 प्रपोर्शन होते हैं मेनली, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो सुचारू रूप से चलती रहती है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि बैलेंस तरीके से लेना ज़रूरी है। अब बैलेंस का मतलब क्या है? कई बार क्या होता है कि लोग जो है वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, फैट को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। कई लोग जो है वो प्रोटीन ज़्यादा ले लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। तो ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कितनी परसेंटेज पे कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से ही हम क्या कहते हैं इसका एक जो बैलेंस है वो क्रिएट करते हैं, जिसको हम संतुलित आहार बोलते हैं। तो ये सभी लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक सा ही होगा, ये सब लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है। कुछ लोगों को ज़्यादा एनर्जी वाले काम करते हैं तो उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत ज़्यादा होगी। कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ से रिलेटेड काम करते हैं, एक्सरसाइजिंग ज़्यादा करते हैं या जो नॉर्मल रूटीन में भी कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे कि आप किसान मान लीजिए, तो किसान को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होगी क्योंकि उनको काम उस तरीके से करना है, उनको मेहनत ज़्यादा करनी है। लेकिन वहीं यदि एक नॉर्मल इंसान जिसका कि कोई ऐसा बहुत मेहनती वाला काम नहीं है, उसको सिंपली सुबह उठना है, ऑफिस जाना है और कुछ ऐसी चीज़ें करके आना है नॉर्मली, तो उसके लिए क्या कहते हैं प्रोटीन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन कार्बोहाइड्रेट फिर भी चाहिए होगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि मतलब हम लोग एक-एक व्यक्ति के अकॉर्डिंगली बनाते हैं उसका जो संतुलित आहार है, तो ये चीज़ होती है। अब यदि हम बात करें कि ये संतुलित आहार का जो मतलब हम जब बनाने की कोशिश करते हैं कि एक पर्सन का कैसे होगा तो उसमें हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखते हैं कि उसके बॉडी में एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं बॉडी मास इंडेक्स से और उसके मेटाबॉलिक रेट से, जिसको हम बीएमआर बोलते हैं। तो ये इन 2 चीज़ों के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि उसको एक्चुअल में कितने कार्बोहाइड्रेट या कितने दिन भर में कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। और फिर उसके आगे फिर हम डिसाइड करते हैं कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है और फिर उसमें हम डिसाइड करते हैं कि फैट की रिक्वायरमेंट कितनी है। और उसके फिर ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल ऑप्शंस में से हम लोग चूज करते हैं कि कितने-कितने ग्राम्स में या कितनी चीज़ों में हम उसको दिन भर में इतनी कैलोरीज जो है वो दे पाएंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात जो आती है,
कि विटामिन एंड मिनरल्स की क्या अहमियत है उनकी हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए? देखिए, विटामिन्स मिनरल्स जैसे हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की, उनके डाइजेशन के लिए, उनके प्रॉपर यूज के लिए, उनके हर फंक्शन के लिए, जिस भी जगह पर वो फंक्शन करते हैं, चाहे वो हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में यूज होते हो या फिर वो हमारे सेल ग्रोथ में यूज होते हो, इनके फंक्शन के लिए ये बेसिकली जो विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं वो एंजाइम की तरह काम करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए हर सेल में अवेलेबल होता है। जैसे आजकल हम लोगों को सब इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो इम्यूनिटी वाली जो सेल्स होती हैं वो सेल्स भी प्रोटीन से ही बनी होती हैं, लेकिन उन तक प्रोटीन प्रॉपर तरीके से पहुंचे ब्रेक डाउन होने के बाद, वो पहुंचाने का जो काम है और उनका जो फंक्शन है वो प्रॉपर हो सके, उसके लिए ही हमको बोला जाता है कि आपको विटामिन सी जो है वो लेना है, क्योंकि तभी वो सेल जो है वो पोटेंट होगी। मतलब ये आपने जैसा एग्जांपल दिया था उसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल है कि हमने पौधा तो लगा दिया है, लेकिन उसको मतलब खाद देने के बाद भी हमको कुछ ऐसी चीजें जो है, चाहे वो नाइट्रोजन से रिलेटेड हो या कुछ ऐसी चीजें जो उसमें आजकल हमको देना पड़ता है, ताकि उसका जो फ्लरिशमेंट है और जो कि उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो सके। तो ये इसी तरीके से हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन में भी वही चीज है कि उसको ग्रोथ के लिए आपने चीजें तो दे दी, लेकिन क्लोरोफिल चाहिए या कुछ भी अदर जो चीजें चाहिए, तो उसी तरीके से विटामिन और मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी में को एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। और सारे जितने भी अंदर प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेसेस हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं, उन सबको चलाने के लिए विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ हम इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा सेपरेटली बात करेंगे। कैसे कि हमने बात करी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो मैक्रो में हमने बात करी थी कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की एंड फैट्स की, और माइक्रो में बात करेंगे विटामिन एंड मिनरल्स की। तो हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे और इनको कहाँ से लिया जा सकता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इनके लिए हम ले सकते हैं, जैसे फैट क्या है और उसको हम कहाँ से ले सकते हैं, कौन कौन से खाने के वो स्रोत हैं जहाँ से हम उनको ले सकते हैं, और ऐसी कार्ब्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, और फिर विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में। तो एक एक करके हम उनके बारे में जानेंगे थोड़ा सा, और फिर उनके बारे में ये देखेंगे उनको कहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल, हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे मतलब नॉर्मल किसी भी इंसान के खाने का सबसे बड़ा पार्ट होता है। हमें जितनी भी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हमें शक्ति देती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट का बड़ा रोल रहता है। तो जैसे गेहूं अपने आप में सबसे बड़ा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद चावल हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा स्रोत है। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, उसमें डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरी होती है, बट दैट इज वेरी साइंटिफिक, तो हमको उसमें जाना नहीं है। बट हाँ, हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हमको मेनली कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो मेनली कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज मतलब कि कोई भी ग्रेन जो होते हैं, जो अनाज होते हैं, वो हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट के सबसे बड़े सोर्सेज है ना। जैसे गेहूं हो गया, जवार हो गया, चावल हो गया, या जो भी हम लोग बाजरा या कुछ भी इस तरीके के जो ग्रेन्स होते हैं, वो सभी कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज होते हैं। इससे हमको हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट में भी दो पार्ट हैं, जैसे कि एक तो हम जो राइस या इसकी बात कर रहे हैं, दूसरा इसका पार्ट है फाइबर वाला भी। तो फाइबर भी एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन उसका जो फंक्शन होता है वो बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। वो हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करने में यूज होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर रखने में हेल्प करता है। फाइबर ज्यादा लेने से जितने भी हमारे इंटेस्टाइन के अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो उसका फंक्शन जो है वो एनर्जी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो है कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में ही आता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि मेनली अनाज वाली जितनी भी चीजें हैं वो आपका कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है। और फाइबर के लिए बेसिकली हम जब बोलते हैं कि छिलके के साथ गेहूं लीजिए, चोकर का यूज करिए। इसके बाद जितने भी ऐसे जो ग्रेन्स हैं, जैसे बाजरा है या रागी है या ज्वार है, ये सभी फाइबर में काफी हाई होते हैं, तो वो आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो ये दोनों चीजों का बैलेंस
बना के मल्टीग्रेन आटा या कुछ इस तरीके से यूज करते हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ताकि आपको एनर्जी भी मिल सके और आपका जो क्या कहते हैं इंटेस्टाइन का जो फ्लोरा फ्लरिश हो रहा है वो भी बहुत अच्छे से हो सके। तो अब हमारा जो सेकंड सोर्स है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी मसल्स के लिए ज़रूरी है, प्रोटीन हमारे हर बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और डिफरेंट तरीके के और भी फंक्शंस जो है बॉडी में होते हैं उसमें प्रोटीन का रोल रहता है, कई बार वो भी एंजाइम की तरह काम करता है। तो प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं उसमें सबसे पहले वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, है ना। तो फर्स्ट जो वेजिटेरियन सोर्सेज की मैं बात करूंगी जो कि हमें बहुत इजीली मिल जाते हैं। सबसे पहले पनीर। पनीर हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, पनीर हम घर में भी बना सकते हैं, और इवन जब पनीर बनाते समय या दूध फट गया है आपका तो उसके अंदर का जो वाटर होता है वो एकदम हाई इन प्रोटीन, वे प्रोटीन होता है उसमें, तो वो वे प्रोटीन जो है वो आप घर में यूज कर सकते हैं। आटा गूंथते समय उसका पानी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि जनरली घर में फॉलो करने चाहिए लेकिन नहीं हो पाते। हम हमेशा पीछे भागते हैं कि नहीं वे प्रोटीन का डब्बा ले आएंगे, लेकिन सबसे अच्छा जो वे प्रोटीन का कंटेंट है वो आपको पनीर के पानी में ही मिलेगा, जो छेना का पानी होता है बेसिकली। इसके बाद बहुत बेसिक सा जो मिल्क है, दही है, ये हम तो रेगुलरली यदि यूज करते हैं, दो इसमें प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा कम होता है, लेकिन यदि आप रेगुलरली और कंसिस्टेंटली यूज कर रहे हैं तो वो आपको बेनिफिट देगा ही देगा। फिर हम और यदि प्लांट बेस्ड प्रोटीन की यदि बात करें तो एनिमल बेस्ड हो गया, जैसे कि हमें गाय से मिलता है। जो प्लांट बेस्ड पे बात करें तो हमें सोया बहुत अच्छा है, राजमा बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ पे दालें इतने प्रकार की मिलती हैं, दालें सभी बहुत अच्छी है, और साबुत दालें तो बहुत ही अच्छी होती हैं। साबुत दालें क्योंकि फाइबर में भी काफी हाई होती हैं, तो हम जब बोलते हैं कि आप अंकुरित करके खाइए, तो अंकुरित करने के पीछे उसका कारण ही ये होता है क्योंकि उसमें आपको आयरन बहुत मिलेगा, प्रोटीन आपको उसमें बहुत अच्छा उसका कंटेंट होगा, और ये घर में आप इजीली बना सकते हैं। आप रात में उसको सोक करके रख दें और 2 या 3 दिन के बाद उसमें वो जो अंकुरण है वो हो जाता है, तो वो आप घर में भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। सोया बड़ी हर जगह अवेलेबल है, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं या सब्जियां ऐसी हैं जिनमें कि प्रोटीन का कंटेंट काफी हाई होता है, जैसे कि पालक। पालक हमारे मतलब लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। हमको पोपाई जो बोलता था ना कि मेरे एकदम ताकत आ जाती है क्योंकि उसमें आयरन और प्रोटीन दोनों बहुत हाई लेवल पे होता है, तो पालक बहुत अच्छा है। इसके बाद जो हमारी रेगुलर भाजियां भी आती हैं, चाहे चौलाई की भाजी हो या लाल भाजी हो, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए। राजगिरा वगैरह भी जो है वो हम यूज कर सकते हैं, तो ये यूज करने से आपको प्रोटीन जो है वो काफी हाई मात्रा में मिलेगा। इसके बाद जब हम नॉन वेजिटेरियन पे बात करें तो एग्स, हमारे अंडे जो हैं वो सबसे ज्यादा हाई होते हैं प्रोटीन कंटेंट में। यदि आप रेगुलरली अंडा यूज कर सकें तो उससे बेटर तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद चिकन एंड फिर और जो दूसरे वेरिएंट्स होते हैं मतलब नॉन वेजिटेरियंस में, तो उसमें भी प्रोटीन का कंटेंट काफी हाई होता है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं होता कि आप नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन के साथ ही कंटिन्यू करें। आप यदि दालों का प्रॉपर प्रोपोर्शन ले रहे हैं, आप मिल्क और इन सब का यदि प्रॉपर प्रोपोर्शन ले रहे हैं, राजमा हो गया या इस तरीके की जो चीजें घर में अवेलेबल हैं, यदि आप रेगुलरली ले रहे हैं तो धीरे धीरे वो प्रोटीन कंटेंट आपको मिलने लगेगा। बिल्कुल मैम, ये चीज देखिए कि हर जगह चीजें अवेलेबल हैं, चाहे वो वेजिटेरियन की बात करें या नॉन वेजिटेरियन की बात करें, हर जगह आपको सोर्सेस मिल जाते हैं कि आपको कहाँ से क्या चीज लेनी है। बस क्या है कि लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, इस वजह से उनको लगता है कि शायद नहीं, वेजिटेरियन जो लोग हैं, जो शाकाहारी, उनको ज्यादा दिक्कत होगी चीजें लेने में। बट मैं वेजिटेरियन हूँ, मैंने हमेशा कंज्यूम करी है सारी चीजें, और प्रॉपर प्रोटीन का हो सकता है। मैं एथलीट हूँ, आप अगर चाहें तो आपके प्रोटीन का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं, इवन आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप रेगुलरली सारी चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं तो। कंज्यूम कर रहे हैं तो बिल्कुल। जैसे हम जब अंकुरित उसकी बात करते हैं तो जो ब्लैक वाला चना होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है एनर्जी के लिए भी। हमारे यहाँ गांव में भी पहले के भी लोग भी जो है वो गुड़ चना जो है वो सुबह सुबह खाने के लिए बोलते थे।
तो उसके पीछे रीजन ही ये था, क्योंकि वो हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम में काफी हाई होता है, उसके बाद प्रोटीन में कंटेंट उसका काफी हाई होता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप रेगुलरली अपना सकते हैं, तो आपको नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, इवन किसी सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि कितने प्रोपोर्शन में आपको कितना प्रोटीन उससे मिलेगा, देन ओनली आप अपने टारगेट को मीट कर सकते हैं उस तरीके से। बिल्कुल मैम। अभी आते हैं हम फैट्स के बारे में, हमारा कार्ब्स के बारे में बात हो गई, प्रोटीन्स के बारे में बात हो गई, फैट्स के बारे में इन सिंपल लैंग्वेज की क्या क्या चीजें हैं और कहाँ से ले सकते हैं हम? देखिए, फैट्स में बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया या कुछ भी ऐसी चीजें हैं। तो उन सब का हमारी बॉडी में एक प्रॉपर प्रोपोर्शन है। ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल हमेशा जीरो हो जाएगा, जीरो कभी भी नहीं हो सकता, या फैट हमारी बॉडी में खराब ही होता है जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसका अपना बॉडी में एक फंक्शन है, जो यदि वो हमें इमरजेंसी टाइम में एनर्जी देने के लिए बॉडी एक उसका स्टोरेज बना के रखती है, सो दैट कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो उस स्टोरेज से हमें एनर्जी मिल सके। तो उसका जो मेन सोर्स है वो बहुत सारी चीजों से मिल सकता है, जैसे कि जितने भी वनस्पति तेल होते हैं, है ना, चाहे सोयाबीन का तेल हो, सरसों का तेल हो, ये सब जो तिलहन में आते हैं, तिल का तेल हो, कोकोनट ऑयल हो, तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके बॉडी में फैट जो है वो पहुंचाती हैं। और उनका एक लिमिटेड मात्रा में यदि आप यूज करते हैं तो वो आपके स्किन के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके जो स्टोरेज एनर्जी का करना है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद जितनी भी डेयरी वाली चीजें हैं, जैसे कि हमने अभी पनीर और इसको प्रोटीन में भी रखा, लेकिन इनमें कुछ मात्रा में कुछ अच्छा हेल्दी फैट भी होता है। तो यदि आप इसको भी रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो वो भी आपको हेल्प करता है। जैसे कि घी हम बनाते हैं घर में, तो घी भी एक अच्छा फैट का सोर्स है। और अच्छे फैट का सोर्स मतलब ये, क्योंकि यदि आप रेगुलरली घी लेते हो तो आपको एकदम से कैल्शियम का भी बूस्ट मिलता है। जो उसका फैट होता है वो डाइजेशन को क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। तो कुछ ऐसी चीजें ये जो है वो फैट के लिए ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हमारे कुछ जो नट्स होते हैं, जैसे कि आलमंड्स हो गए, जो अखरोट हो गया, या कुछ भी ऐसी जो चीजें हैं, वो हेल्दी फैट्स के प्रोपोर्शन में हाई होती हैं, जिसमें हम एलडीएल एसडीएल जब अपनी रीडिंग कराते हैं तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक है, लेकिन इसमें हेल्दी फैट्स आपको मिलेंगे बेसिकली। तो नट्स जो हैं वो भी काफी हाई होते हैं फैट्स में, और उनको रेगुलरली लेने से आपके जो अदर फंक्शंस हैं वो भी बहुत अच्छे से यूज हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रेगुलरली आप यदि लेते हैं तो आपको फैट जो है वो बॉडी से मिलने लगता है। एक जो चीज फैट को लेके हमेशा आती है वो ये रहता है कि जब हम घी की बात करते हैं तो ये खासकर बोल दिया जाता है ना कि घी बिल्कुल सही नहीं है आपके लिए, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और क्योंकि उसके पीछे रीजन भी है, किसी किसी को क्योंकि बहुत ज्यादा बीमारियां भी हैं, उस चक्कर में रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप कम लो, उसका कंजप्शन थोड़ा सा कम करिए या छोड़ दीजिए, जो भी रहता है, जो डॉक्टर्स जो रिकमेंड करते हैं। तो उसमें हम अगर बात करें एक हेल्दी पर्सन की जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो वो कितने टाइम तक सेफ है कि कितना घी वो खाया जा सकता है, या कुछ ऐसा है या नहीं है, ये क्या है इसके पीछे? देखिए, मैंने आपको, जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था शुरू में, मैंने तभी कहा था कि जो भी कैलोरीज के काउंट है या जो भी अदर बैलेंस प्लेट हम बनाने की जब हम बात करते हैं तो वो सबके लिए बिल्कुल व्यक्तिगत हो सकता है, मतलब एकदम इंडिविजुअलाइज होता है, क्योंकि सबके लाइफ स्टाइल अलग है, सबके बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग है। यदि हम सिर्फ बीमारी नहीं है और इन सारी चीज़ों की यदि बात करें कि मतलब वो एक हेल्दी पर्सन है, तो और पर्टिकुलरली घी की यदि बात करें तो 2 चम्मच घी यदि आपने डेली यदि आप लेते हो, चाहे वो गाय का घी हो या भैंस का घी हो, शुद्ध घी यदि आप लेते हैं तो उतना आपके लिए सफिशिएंट है बेसिकली। आप अपनी सब्जियां भी घी में बना सकते हो। बहुत ज्यादा वनस्पति जो ऑयल होता है वो नहीं लेना चाहिए, तो सब्जियां भी आप अपना घी में टॉस कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा आजकल कोकोनट से बने हुए जो चीज़ें हैं वो बहुत फेमस हो रही हैं, और ये बहुत इजीली आप घर में भी बना सकते हैं। तो कोकोनट ऑयल जो है उसका मतलब हमारी बॉडी में बहुत अच्छा यानी इफेक्ट होता है, एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी होते हैं उसमें, और वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं होता हमारे गट में। तो जितना मात्रा चाहिए उतना ही हमारी बॉडी के लिए वो एब्जॉर्ब हो पाता है, और बाकी के फिर वो हमारे एक्सक्रीशन में निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि जो 2 चम्मच घी यदि आपने प्रॉपर लिया है, यदि आपकी कोई स्पेसिफिक ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इट इज फाइन।
बिल्कुल मैम, और उसमें ये ऐसा होता भी है ना कहीं ये जितना भी खाने वाली चीजें हैं या हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं किसी भी चीज की, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है ना कि बहुत ज्यादा ये ऐसा होता है कि चीजों को या तो बहुत कम लेते हैं लोग या बहुत ज्यादा लेते हैं, तो वो बैलेंस ढूंढना नहीं हो पाता उनका। इस वजह से वो चीजें नुकसान भी करती हैं, जो चीजें अच्छी हैं वो भी नुकसान करती हैं। जैसे आप बिल्कुल। घी का, जैसे आपने बताया 2 चम्मच मोर देन सफिशिएंट है कि आप इतना खाओगे काफी है आपके लिए, बट उसमें क्या रहेगा कि फिर लोग या तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं या बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हर एक डाइट सिस्टम के साथ या आप खाना किसी भी तरीके का ले लो तभी या आप। तभी तो हम लोग संतुलित आहार की बात कर रहे हैं अमन, क्योंकि जब हम ये बोलते हैं कि 2 चम्मच घी है या सब्जियों का जो प्रपोर्शन है या प्रोटीन की बात है या जो भी अदर चीजें हम कर रहे हैं, तो वही है कि सभी चीजें हेल्दी है, कोई भी चीज खराब नहीं है, सबका अपना फंक्शन है। बट वही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि बिल्कुल। प्रोटीन के बारे में हमें पता है कि यदि हमारा आइडियल वेट 60 kg है तो हमें 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। यदि आपके कोई स्पेसिफिक अलग से गोल नहीं है तो, कि मतलब बहुत ज्यादा मसल्स बनाने हैं तो ज्यादा ग्रोथ में ज्यादा प्रोटीन लगेगा, लेकिन एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो इतना रिक्वायर्ड रहता है। वैसे ही हम जब कैलोरीज की बात कर रहे थे तो मैंने वही बोला कि लगभग 2000 से 2200 कैलोरीज एक नॉर्मल इंसान की रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ इंडियन सिनेरियो में होती है। हाँ, अब उसमें अलग अलग इंडिविजुअलाइजेशन है कि किसी को वेट लॉस करना है या किसी को वेट गेन करना है, या छोटा बच्चा है तो उसकी अलग रहेगी, एक नॉर्मल एडल्ट है तो उसकी अलग रहेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसमें चीजें होती है। तो बिल्कुल। ये मतलब एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है टू डिस्कस अबाउट। नेक्स्ट जो चीज है उसके बारे में बात करें कि कैसे हम अपने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन क्या हैं और उनको कहाँ से लिया जा सकता है। तो हम बहुत छोटे, जैसे कि ए विटामिन ई की बात करें या सी की बात करें, किसी भी विटामिन की बात करें, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसका रोल क्या है, वो कहाँ से लिया जा सकता है। तो विटामिन एक्चुअली हमारी बॉडी में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, एक तरीके से कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। और टोटल मिला के यदि एग्जिस्टेंस पे बात करूँ तो 13 विटामिन होते हैं टोटल। सबके रोल जो है वो अलग अलग हैं एक तरीके से। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। विटामिन ए पता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पता है, उसमें विटामिन बी होता है, फिर विटामिन B6 होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन सी हमें पता है इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, विटामिन डी होता है, इसके बाद विटामिन के होता है। ऐसे बहुत सारे, ये पूरे 13 कैटेगरीज हैं विटामिन की। लेकिन इन सब के स्पेसिफिक्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। कोई कुछ ऐसे विटामिन भी हैं जो कि मतलब हमारी बॉडी नहीं बनाती है, हमें ऊपर से लेना पड़ता है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनका कि प्रीकर्सर या जो बनाने की जो चीज़ें हैं वो किसी एक फूड में अवेलेबल होती हैं और फिर वो बॉडी में जाके बनता है। तो वो सब कुछ थोड़ा सा ज़्यादा साइंटिफिक है। बट ओवरऑल यदि एक शॉर्ट में यदि हम देखें तो विटामिन का सबसे अच्छा सोर्स हमारी वेजिटेबल्स हैं। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कलरफुल वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि गाजर हो गया, वो विटामिन ए में बहुत हाई होता है। इसके बाद बीटरूट हो गया, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी जितने भी जो सिट्रस वाली चीजें हैं, जैसे लेमन है, आंवला है, मौसम्बी है, इन सब में विटामिन सी जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद विटामिन डी की यदि बात करें तो नट्स में कुछ ऐसे प्रीकर्सर होते हैं जो कि विटामिन डी बॉडी में जाके बना सकते हैं। नहीं तो उसका सबसे अच्छा सोर्स तो है सन। यदि आप धूप में निकल बैठते हैं तो स्किन के अंदर विटामिन डी बनता है। तो ये एक चीज है। तो वेजिटेबल्स का आप जितना ज्यादा यूज करेंगे ग्रीन वेजिटेबल्स का, चाहे वो रॉ के फॉर्म में करें, चाहे आप उसको कुक करके करें, आप सूप के फॉर्म में करें, अपने किसी भी खिचड़ी में, खाने में, दाल में, किसी में भी जो इन सब्जियों का आप यदि प्रॉपरली यूज करते हैं तो आपके विटामिन की जो कमी है वो कभी भी नहीं हो पाती है। इसके बाद जो एक मेन विटामिन है वो है विटामिन B12। वो हमें दालों से मिलता है ना, दालों से मिलता है। और नॉन वेजिटेरियन यदि हम डाइट की बात करें तो वो हमें चिकन में भी काफी हाई मिलता है। तो विटामिन B12 जो है वो हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो ये दालों का प्रयोग जो है वो मतलब हमेशा हमें करते रहना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि यदि आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो आपको विटामिन की कमी कभी भी नहीं होगी। तो एक हेल्दी बैलेंस प्लेट की यदि मैं बात करूं तो उसमें
सैलेड्स काफी होने चाहिए। हमारी जो कच्ची सब्जियां हैं उनको लेने से हमें विटामिन की कमियां कभी भी नहीं होती। तो इसीलिए सलाद खाने का जो एक मतलब पहले से हमारे यहाँ कल्चर चलता आ रहा है, बैक टू बेसिक्स की यदि हम बात करें तो उसमें सैलेड हमेशा ही कुछ ना कुछ एक रहता था, चाहे मूली हो, खीरा हो, या कुछ ऐसी जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हो, प्याज टमाटर काट के ही लोग जो खाते हैं, तो उसमें वही एक उसका मोटिव होता है कि उससे आपको एक विटामिन का जो है वो बूस्ट मिलता है बेसिकली। यानी ये सारी चीज़ जानने के बाद, हाँ, ये चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसका विकास करने के लिए हमारे शरीर का, ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। और हमने ये चीज़ भी देखी थी कि क्या-क्या चीज़ें हमें कितनी-कितनी खानी चाहिए। उसके बारे में भी आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बताया था। तो उसको लेके अभी इन सारी चीज़ों को जानने के बाद जो मेन चीज़ आती है कि हम इन सबको खाना कैसे है, कौन-कौन से सोर्सेज़ को हम एक साथ मिला के और क्या-क्या चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से डिवाइडेड है, हर जगह वो डिवाइडेड है कि ब्रेकफ़ास्ट, लंच या डिनर, जो मेन 3 हमारे मील्स होते हैं, खाना खाने के जो वक़्त होते हैं। तो हम ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। तो हम उनमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो खानी चाहिए, कि हम ब्रेकफ़ास्ट में के लिए हमारे पास क्या-क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, लंच के लिए हमारे पास क्या-क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, और उसके बाद डिनर के लिए हमारे पास क्या-क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, और उसके बीच में भी अगर कुछ करना है तो वो क्या है? तो हम इससे जानेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और हम इन्हें कहाँ-कहाँ से ले सकते हैं। देखिए, हम इसके बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले शुरू करते हैं रात के सोने से। मतलब यदि आप रात में 10 बजे या 11 बजे सोते हैं तो सोने के पीछे कारण क्या है? बॉडी जो है वो रेस्ट करती है और जितनी भी फंक्शंस हैं वो प्रॉपर बॉडी में चलना शुरू होते हैं, और हीलिंग हमारी बॉडी की जितनी भी हीलिंग है वो सब सोते टाइम ही होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम सोते हैं तो ये सारे फंक्शंस जो है हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं, और इन फंक्शंस को चलाने के लिए जो एनर्जी है वो यूज हो रही होती है। ठीक है। और जब हम सो रहे होते हैं तो ऑब्वियसली एनर्जी की कोई चीज हम लोग खाते नहीं है, या जो भी मतलब सो रहे हैं तो ऑब्वियसली खाएंगे कैसे। तो जब हम पूरी फंक्शनैलिटी से, रात भर की फंक्शनैलिटी से जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले बॉडी की जो रिक्वायरमेंट आती है वो आती है एनर्जी की, क्योंकि एक काफी लंबा पीरियड होता है जब हमने कोई भी एनर्जी का सोर्स हमने दिया नहीं होता है। इसीलिए हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं कि जो रात भर का फास्ट है या जो उपवास है उसको ब्रेक करिए, अभी हम उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है मॉर्निंग का, क्योंकि अब यहाँ से ही शुरुआत होगी दिन भर के फंक्शनैलिटी की। जो रात का तो हमने ब्रेक किया ही किया, लेकिन अब आगे के लिए भी जो एनर्जी चाहिए वो भी पावर पैक्ड होना चाहिए। तो ये एक ऐसा मील है जो कि आपके रात भर के फास्ट को भी ब्रेक कर रहा है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी वहां के लिए भी रिक्वायर्ड है, और जो दिन भर के आपकी फंक्शनैलिटी स्टार्ट होने वाली है वहां पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो जो ब्रेकफास्ट का जो अमाउंट है या जो कैलोरी काउंट्स होते हैं वो थोड़े से दिन भर के जब ब्रेकडाउन पे देखें तो वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा खाना वाला जो पार्ट है वो हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी वाला जो पार्ट है वो ब्रेकफास्ट होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन ले सकते हैं? सबसे पहले प्रोटीन की जितनी भी चीजें हैं वो आप ब्रेकफास्ट में ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। जितनी भी प्रोटीन की चीजें हैं, चाहे नट्स हो गए या फ्रूट्स के स्मूदी हो गए, या कोई भी पनीर का पराठा या कुछ भी इस तरीके की जो चने और स्प्राउट्स वाली चीजें हैं, वो यदि आपने ब्रेकफास्ट में ले लिया है तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी भी मिलेगी। आपकी ग्रोथ के लिए जो उसका एब्जॉर्प्शन का जो टाइम है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, और इसमें कुछ पार्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट का भी आप इंक्लूड रखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन ले लिया और कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दिया, क्योंकि हमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बना के कुछ भी एक चीज जो है वो आप ले सकते हैं। जैसे फ्रूट की स्मूदी यदि आपने लिया है, या पनीर का आपने कुछ ऐसा पराठा या कुछ चीला यदि आपने बेसन का बना के लिया है, या आपने गुड़ और चने का कोई कॉम्बिनेशन लिया है, इस तरीके से, तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का ही बूस्ट देगा। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि आप मतलब मॉर्निंग में रेगुलरली कर सकते हैं। दलिया जैसी चीज भी, दलिया, दूध दलिया हो गया, ये सारी चीजें भी। हाँ, जैसे दूध और दलिया, तो अब दलिया इज फाइबर, मतलब कि वो अगेन आपका कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है और प्रोटीन भी है उसमें। और इसके बाद जब हम दूध की बात करें तो वो प्रोटीन है बेसिकली। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन आपके ब्रेकफास्ट में होना चाहिए। हाँ, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब ब्रेकफास्ट में यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो एक पावर
पैक्ड ब्रेकफास्ट आपका बन सकता है। लंच के लिए बेसिकली आप हेल्दी प्लेट बनाइए, जिसमें कि आपका जो भी प्लेट का साइज है, आधा आप उसमें पूरा सैलेड ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपको फाइबर भी मिल जाएगा, उसमें आपको विटामिन और मिनरल्स भी मिल जाएंगे, और उसमें आपको प्रोटीन का भी कुछ कंटेंट मिलेगा, बिकॉज ग्रीन वेजिटेबल्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इसके बाद एक मेन सोर्स आप बनाइए प्रोटीन का, चाहे वो एक पूरी थिक कटोरी दाल है, या फिर कोई पनीर की करी है, या फिर सोया की करी है, या कुछ भी, तो वो एक कटोरी आप प्रॉपर प्रोटीन का बनाइए। और फिर उसके बाद एक पोर्शन जो है वो तो राइस या रोटी का हो सकता है। तो आप जब प्लेट ऐसा देखते हैं तो आधा आपका सैलेड हो गया, 2 आपकी चपाती हो गई और 1 आपका दाल हो गया, ठीक है। ये आपका एक जो साइज है वो होना चाहिए। अब ये जो सैलेड या जो वेजिटेबल्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें हम 2 पोर्शन कर सकते हैं कि हम कोई ग्रीन वेजिटेबल की करी बना ले और फिर हम थोड़ा सा सैलेड का पोर्शन जो है वो कम कर दें, तो इस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हो। बट आधी प्लेट हमेशा आपकी वेजिटेबल से फिल होनी चाहिए, चाहे वो कुक्ड वेजिटेबल हो या फिर वो रॉ वेजिटेबल हो। ब्रेकफास्ट ऐसा चीज है कि जो हम मॉर्निंग में निकलते कहीं जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, वो कर सकते हैं, बट सबके काम एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे अगर हम किसी किसान की बात करें या जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उनकी बात करें, तो सब में कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि वो सुबह गए, फिर एक टाइम को कभी टाइम मिल रहा है कि भाई 1-2 बजे टाइम मिला उनको, तो ऐसे करके ऐसा नहीं कर सकते वो बार बार मील ले रहे हैं कि हाँ 2 घंटे में ले पाए या 3 घंटे में ले पाए, तो वो एक बड़ा पोर्शन वाला जो मील है वो ले सकते हैं। तो एक साथ हम नहीं दे सकते उसमें, बट उसमें उनके लिए बहुत इजीली ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप एक किसान की या एक मजदूर की या किसी भी इस तरीके से उसमें बात कर रहे हैं, तो 2 केले वो कभी भी अपने लिए स्पेयर करके रख सकते हैं। 2 केले उन्होंने बीच में खा लिया और फिर उन्होंने लंच का जब भी टाइमिंग है वो कर लिया। तो गैप ना बढ़ाएं, बेसिकली खाने के बीच में गैप ना बढ़ाएं कि हम एक साथ बहुत ज्यादा खा लेंगे, क्योंकि वो उससे आपका डाइजेशन जो है वो हैम्पर होगा। मतलब स्टमक की जो डाइजेशन करने की जो कैपेसिटी है वो तो मिनिमल ही है। तो ये चीज मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी। मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप छोटे मील्स लें। आप यदि 1 कप चाय भी ले रहे हैं तो वो भी आपके लिए एक मील ही है। यदि आप 2 बनाना ले रहे हैं या 1 सेब खा ले रहे हैं, वो भी आपके लिए एक मील ही है। तो आपने ब्रेकफास्ट लिया, आपको लग रहा है कि आज मेरा जो लंच है या जो मेरा दोपहर का खाना है वो 3 या 4 बजे हो जाएगा और बीच में बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, तो रोस्टेड चना या कुछ इस तरीके की जो चीजें हैं बहुत इजीली हमें मिल जाती है और हम कैरी भी कर सकते हैं अपने साथ। यदि हमें हमारा थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है तो इन चीजों को आप यदि बीच में ले लेंगे तो फिर आप उसको डिले भी कर दें तो भी कोई इशू नहीं। बिल्कुल मैम, वो चीज कहीं ना कहीं काम भी करती है कि आप कैसे चीजों को मैनेज, क्योंकि वो मैनेजमेंट की बात है कि आप कैसे उसको मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि किसी के पास टाइम रहता है, किसी के पास नहीं रहता है, तो उसके बीच में ये है कि प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए जो भी चीज आपको लगता है कि खा सकते देखिए अमन, वही बात है कि आप यदि हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। तो बेसिकली आप काम क्यों कर रहे हैं? ताकि आप मतलब अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें, है ना। तो यदि आप बाहर भी निकल रहे हैं और ये एक्सक्यूज है कि टाइम नहीं है, तो टाइम आपको उस चीज के लिए निकालना चाहिए क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी है बेसिकली। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के यदि करते हैं, और यही माइंडसेट तो हमें चेंज करना है एक्चुअली। बिल्कुल मैम, इसी चीज में तो काम कर रहे हैं कि हाँ वो चीज हो जाए कि नहीं हमारे पास तो है ही नहीं ऐसा कुछ, हम कर नहीं सकते। तो यहाँ पे जब भी कोई सी चीज के बारे में अगर खाने की बात होती है मेरे से, हेलो जी, तो कभी भी यहाँ पे भी जब मैं किसी से बात करता हूँ या खाने की बात होती है, तो उनको यही चीज का सजेशन दिया जाता है मेरी तरफ से, तो कि आप कोशिश करिए कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये तो सबको पता है कि हमसे नहीं होगा या हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये काम है वो काम है, बट आपको ही ध्यान रखना है कि आप उसको कैसे मैनेज करें। मोबाइल भी चला ही लेते हैं ना लोग इतने काम के बीच में। वही बात है कि ये प्रायोरिटी है तो इस चीज को बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखें, और इस मतलब जो खाने के टाइमिंग्स हैं या जो भी आपके हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं उनको कभी भी डिले ना करें। तो वो वही हमको जो माइंडसेट है वो ये मैसेज ही मैं देना चाहती हूँ सबको कि उस चीज को कभी भी पीछे ना रखें। और सेम ही यदि हम आगे डिनर की भी बात करें तो सेम ही चीज है कि डिनर शुड बी लाइट। मतलब कि क्या होता है कि अब रात में अगेन हमें सोने जाना है, तो जो एक्टिविटीज है या जो डाइजेस्टिव चीजें जो होंगी वो उस तरीके से नहीं हो पाएंगी जो कि लंच के टाइम पर हो सकती थी। तो अब डिनर का जो क्वांटिटी है वो हमको थोड़ा सा लाइट रखना है जो कि डाइजेशन में इजी हो, जैसे कि खिचड़ी है या दलिया है। एक प्रॉपर मील जो हमने लंच में लिया था कि दाल भी है, वेजिटेबल्स भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, सारी चीजें उसमें मिक्स एंड मैच है, उस तरीके से डिनर नहीं करना चाहिए। डिनर जो है वो हमेशा लाइट होना चाहिए।
चाहे दाल चावल हो या रोटी सब्जी हो या आपका दलिया हो या दाल का सूप हो, इस तरीके की जो चीजें हैं जो कि डाइजेशन में इजी हो, वो आपको हम्म। लेना चाहिए बेसिकली। और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात भी है खाने के साथ, कि जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, कि आपको पता है कि आपको दिन भर में कितनी कैलोरीज खानी है या आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट आपको पता है। तो आपके पास 24 घंटे हैं जिसमें आप 6 से 7 घंटे सो रहे हो। उसके अलावा आपके पास इतने सारे घंटे हैं, आप काम के बीच में टाइम निकालो, कभी निकालो, ये सब मतलब ये सब बातें हो चुकी हैं जो पहले से मानी जा रही है कि नहीं हमको इस वक्त ये खाना है, उस वक्त वो खाना है। आपके पास जो जितना भी टाइम है, आप उसको कैसे मेंटेन कर सकते हो, चीजों को कब कब खा सकते हो, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। मेरे हिसाब से सबको ये चीज पता रहती है कि उनके पास कब टाइम है। तो ये यही सारी चीजों के बारे में मैं हम जल्दी पहुंचाना चाहते थे, ये सारी चीजें कि कैसे आप बिना ज्यादा टेंशन लिए, बहुत ज्यादा झंझट पाले, आप जाने अपना फूड क्या, अपने खाने के बारे में जाने, उसको कैसे खा सकते हो उसके बारे में जाने। एंड आई होप कि जितनी भी सारी चीजों के बारे में हमारी बात हुई है वो उन तक काफी अच्छे से पहुंच गई होगी, क्योंकि आपने काफी अच्छे से समझाया है उस चीज को। और ये जरूरी है कि खाने से रिलेटेड जो भी जितनी भी चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचे, और उनको पता लगे कि हम अपने हिसाब से भी चीजें मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि बुजुर्ग जो होते थे हमारे, वो भी सारी चीजें मेंटेन करते थे, उनके पास भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी वो हेल्दी रहते थे, काफी स्ट्रॉन्ग रहते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को थैंक ज्वाइन यू सो करने के मच लिए अमन। लोगों तक। ये बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन था और मेरा जाते जाते भी सबको यही कहना है कि स्वस्थ रहने के लिए न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको एक अलग से एजेंडा ना बनाए, अपनी ही चीज़ों में, नॉर्मल चीज़ों में ही यदि आप छोटे छोटे चेंजेस कर लेते हैं, बिल्कुल वही आपको क्या कहते हैं हेल्दी रखने में हेल्प करेंगे। तो उसको बिल्कुल। ऐसा कोई मिशन या एजेंडा बना के काम ना करें, आप सिंपली उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करें जो कि रूट से जुड़ी हुई हैं और जो कि जनरली हम अपने घरों में फॉलो करते हैं। बस हम्म, ज़रूरत है ये जानने की कि आज मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। जिस दिन बिल्कुल। ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता है, धूप में निकल जाते हैं, उस दिन हम पानी ज़्यादा पी लेते हैं। उसी तरीके से यदि हेल्दी रहना है तो आपको डेली की रिक्वायरमेंट मेरी बॉडी की कैसी है वो यदि आप समझने लगेंगे तो हम्म, कभी भी कोई अनहेल्दी होगा ही नहीं। बिल्कुल मैम। एंड यही यही है कि सब उस चीज का ख्याल रख सकें, क्योंकि अपनी बॉडी है, हर चीज का हम ख्याल रखते हैं उसके बारे में, तो खाने का भी रखना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस थैंक यू लवली लवली थैंक यू सेशन। सो मच अमन। टेक केयर।